मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का, कौन सा प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, जो उससे संबंधित आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा या अन्य कोई सेमेस्टर में पेपर है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाली है। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। आपको पता है अपन ने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अपना 30,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। साथ के साथ कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, जरूर से खरीद लेना। और ये पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहां पर मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे उस पर क्लिक करोगे आप इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद में ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, फाइल वाले सेक्शन पे आना है। कौन से सेक्शन पे आना है, फाइल वाले सेक्शन पे आना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे आओगे, कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको सर्च करना है क्या, पॉलिटिकल साइंस। जैसे सर्च करोगे तो यहां पर आपके सामने पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी। इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे आप इस प्रकार की पीडीएफ पर पहुंच जाओगे और आपको उसके बाद में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए भाई, अमेरिका संविधान में शक्तियों को पृथक्करण तथा अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस इन द यूएसए। क्या करना, आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे और चेक ऑफ बैलेंस इन द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विश्व का एक महत्वपूर्ण कठोर संविधान है। मतलब अगर अपन बात करें पूरी दुनिया का सबसे कठोर संविधान, अब कठोर ऐसा नहीं है कि आपके सामने उसको क्या है तोड़ मोड़ नहीं सकते, ऐसा सिद्धांत नहीं, संविधान है कठोर और लचीला। संविधान की क्या परिभाषा होती है, ऐसे संविधान जिसको हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं वो लचीला संविधान होता है। कौन सा संविधान होता है, लचीला संविधान होता है। और ऐसा संविधान जिनको हम बहुत मुश्किल से क्या कर सकते हैं, संशोधन करने पर आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े, वो कैसा संविधान होता है, कठोर संविधान होता है। तो अमेरिका का जो संविधान है, कौन सा संविधान, अमेरिका का जो संविधान है वो आपके सामने कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। इसमें शासन की शक्तियों स्पष्ट रूप से 3 विभिन्न अंगों में विभाजित किया जाता है। इनमें क्या किया जाता है, आपको जो शासन करने होता है ना, जो शासन करने की शक्तियां होती हैं, इनको 3 अलग अलग अंगों में आप विभाजित कर सकते हो। इस व्यवस्था को, निरंकुशता को रोकने के लिए लोकतंत्र की रक्षा करती है। और ये आपके सामने क्या है कि कोई भी सत्ता में बैठने वाले लोग है ना, जो चुनकर जो लोग आते हैं वो निरंकुश नहीं हो जाए, लोकतंत्र को तानाशाही में नहीं बदल दे, इसीलिए शक्तियां क्या आवंटित की जाती हैं। जैसे संसद है, संसद के पास शक्तियां हैं, उनको क्या करता है, न्यायपालिका क्या करता है, न्यायपालिका कंट्रोल करती है और न्यायपालिका को संसद कंट्रोल करती है। तो दोनों आपस में क्या करते हैं, आपके सामने संसद और कार्यपालिका को कौन कंट्रोल करता है, न्यायपालिका, और न्यायपालिका को संसद। तो इस तरीके से, और संसद है वो कार्यपालिका को भी नियंत्रित करती है। तो इस तरीके से आपस में सबकी शक्तियां बटी हुई है, सब एक दूसरे को क्या करते हैं, नियंत्रित करके रखते हैं ताकि कोई भी प्रकार की क्या नहीं हो, समस्या नहीं हो। पहला पॉइंट है शक्तियों का पृथक्करण होना, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इस सिद्धांत के अनुसार शासन की शक्तियां 3 विभिन्न अंगों में विभाजित की जाती है। मतलब जो सेपरेशन, शक्तियों का जो पृथक्करण होता है, इस सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार जो शासन, जो लोग राज करने वाले लोग हैं, इनकी शक्तियां 3 अलग अलग अंगों में विभाजित की जाती है। क्या किया जाता है, इनको 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक अंग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। और क्या करता है, प्रत्येक जो अंग होता है वो अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करता है। कैसे करता है, स्वतंत्र होता है भाई, अपना काम करने के लिए सारे के सारे अंग वो स्वतंत्र होते हैं। पहला अंग होता है विधायिका। यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस कानून बनाने का कार्य करते हैं। यह दो सदनों सीनेट एवं प्रतिनिधि सभा से मिलकर होती है। विधायी पालिका होती है लेजिस्लेचर। कौन होती है, जो लेजिस्लेचर होती है, विधायी पालिका होती है, ये क्या करती है, यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस कानून बनाने का काम करती है। यहाँ पर जो विधायी पालिका होती है वो यहाँ पर क्या करती है, कानून बनाती है। और यह 2 सदनों सीनेट एवं प्रतिनिधि सभा से मिलकर बनती है। और इसमें क्या है, 2 आपके सामने जैसे अपने लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे यहाँ पर आपके सामने अमेरिका का जो संसद है उसके 2 भाग होते हैं, एक होती है सीनेट और एक होती है प्रतिनिधि सभा।
इनका काम कर लगाना, बजट पारित करना तथा युद्ध की घोषणा करना है। तो जितने महत्वपूर्ण फैसले हैं वो अमेरिका में कहां से लिए जाते हैं? संसद से ही लिए जाते हैं। थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया? टैरिफ लगा दिया था। ट्रैफिक नहीं, टैरिफ लगा दिया था। टैरिफ क्या होता है? टैक्स लगाना। दूसरे देशों से अपने देशों में अगर कोई वस्तु आएगी तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है, उसको टैरिफ के नाम से जाना जाता है। तो वहां के न्यायपालिका ने क्या किया? उसको असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि किस अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई भी शक्तियां नहीं है कि आप किसी दूसरे देश पर ऐसा टैरिफ लगाओ। इसकी शक्तियां किसके पास है? सिर्फ संसद के पास है। समझ में आ गया? तो यहाँ की जो सेनेट और प्रतिनिधि सभा है वो आपके सामने क्या है? इस विधायपालिका को चलाती है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कानून को लागू करती है। क्या करती है? एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका मतलब ये क्या करती है? कानून संसद बनाती है, लेकिन उसको लागू कौन करती है? कार्यपालिका। समझ में आ गया? और अमेरिका की कार्यपालिका को किसके नाम से जाना जाता है? एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। मतलब यूनाइटेड स्टेट का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उसकी एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, वो इस सब कानूनों को लागू करने का काम करती है। इसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है और इनका मतलब कार्यपालिका के जितने भी अंग होते हैं इन सब का प्रमुख किसको बनाया गया? राष्ट्रपति को, जो सशस्त्र सेनाओं का भी सर्वोच्च लीडर होता है। और जो आपके सामने भारत का भी राष्ट्रपति, भाई जितनी जो सेनाएं हैं उनका क्या होता है? सर्वोच्च लीडर होता है, सबसे बड़ा लीडर होता है। समझ में आ गया? तो एग्जीक्यूटिव ऑफिस में कानून बनाने का काम और सशस्त्र बलों का आपके सामने सबसे बड़े लीडर के रूप में भी काम करता है। अगले वाला पॉइंट है न्यायपालिका, जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कानून की व्याख्या करती है और ये सुनिश्चित करती है कि कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। न्यायपालिका क्या करती है? कोई भी कानून बनाने का व्याख्या कर, कानून बनाती तो संसद है, लेकिन उसकी व्याख्या करने का काम किसका है? न्यायपालिका का। संविधान में जो संविधान है उसके कानूनी पहलू को समझाने का काम भी किसका होता है? भाई न्यायपालिका का। न्यायपालिका का यही काम है कि जितने जो कानून बनते हैं उनकी व्याख्या करना, उनके बारे में जनता को सूचित करना, सारे के सारे काम न्यायपालिका के होते हैं। तथा सुनिश्चित करता है कि कानून संविधान के अनुरूप बना है या नहीं बना है। साथ के साथ हमें यह भी बताने में मदद करती है कि कोई भी कानून बना है क्या वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। क्या है? कोई भी कानून बना है क्या वो संविधान के अनुरूप कार्य करता है या नहीं करता है। यही काम किसका है? न्यायपालिका का। किसका काम है? न्यायपालिका का यही काम होता है। वो कोई भी कानून बनता है उसके बारे में व्याख्या करती है और ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून बना है क्या वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। इस प्रकार तीन अंगों को कार्य स्पष्ट रूप से करना अलग अलग निश्चित किए गए हैं। मतलब तीनों के जो काम होते हैं, कार्यपालिका के, न्यायपालिका के और संसद के अलग अलग काम है। एक बार फिर से बता देता हूं, जो संसद होती है उसका काम कानून बनाना, टैक्स लगाना, बजट करना, ये सब होते हैं, युद्ध की घोषणा करना। कार्यपालिका जो संसद कानून बनाती है उनको जमीनी हकीकत पे लागू करना इनका काम होता है। न्यायपालिका का काम क्या होता है? संसद के कानून सही है या नहीं है वो, और आपके सामने कोई नया कानून बनना हो उसकी व्याख्या करना। और संसद और आपके सामने जो कार्यपालिका क्या वो सही। अवरोध और संतुलन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस। यदि शक्तियां पृथक हैं फिर भी एक दूसरे को नियंत्रित बनाए रखने के लिए प्रत्येक अंग को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। क्या है कि शक्तियां अलग अलग जरूर है, लेकिन प्रत्येक अंग को, जो प्रत्येक अंग है उसको एक दूसरे से नियंत्रित बनाने के लिए क्या कुछ अधिकार होते हैं। कौन से अधिकार होते हैं? पहला अधिकार है कार्यपालिका पर नियंत्रण। किस पे? जो सरकारी नियम कायदों को, जो नौकरशाही है उस पे कंट्रोल करने का काम किसका है? न्यायपालिका का। कांग्रेस राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चला सकती है। कांग्रेस कौन? संसद है ना। वो राष्ट्रपति अगर मनमर्जी कर रहा है, किसी की बातें नहीं मान रहा है, तो उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है? महाभियोग लाया जा सकता है। क्या लाया जा सकता है? महाभियोग लाया जा सकता है। सीनेट राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियां संधियों को स्वीकृति देती है। और क्या करती है? सीनेट होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां और जो संधियां होती हैं उसको स्वीकृति देने का भी काम करती है। क्या करती है? राष्ट्रपति जो अलग अलग प्रकार की जो नियुक्तियां देता है और संधियां होती हैं, क्या वो सही है या नहीं है, उनसे उनके बारे में चर्चा की जाती है और उनको स्वीकृति देने का भी काम करती है। राष्ट्रपति भाई अपने किन किन अधिकारियों को नियुक्ति दे रहा है उसके बारे में भी बात होती है। विधायिका पर नियंत्रण, राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित विधायकों पर वीटो कर सकती है। क्या कर सकती है? कांग्रेस है ना, राष्ट्रपति है ना, वो कांग्रेस द्वारा जो पारित किए गए
विधेयकों पर वीटो कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास ताकत होती है कि अगर कोई भी संसद अगर कोई भी क्या कर रही है, कोई भी विधेयक ला रही है, तो उस पर क्या कर सकता है, वीटो कर सकता है। वीटो मतलब वीटो का अर्थ होता है कि उसको भाई रोक लगा सकता है, या कोई अपनी बात रखना चाहे तो वो भी रख सकता है। न्यायपालिका के कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। विधायिका का काम क्या है, न्यायपालिका का कोई कानून है, किसका, न्यायपालिका का अगर कोई भी काम है तो उसको अगर असंवैधानिक घोषित करना है, क्या करना है, असंवैधानिक घोषित करना है, तो वो भी कर सकती है। क्या कर सकती है, अगर कोई भी न्यायपालिका का कोई कानून है, अगर वो कानून के अनुरूप नहीं है, उसको असंवैधानिक घोषित करना है, तो उसको असंवैधानिक भी घोषित कर सकती है जुडिशियल रिव्यू के तहत। अगले वाला पॉइंट है न्यायपालिका पर नियंत्रण। किस पे, न्यायपालिका पर नियंत्रण। न्यायपालिका पर कैसे नियंत्रण होता है, राष्ट्रीय संघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है भाई, आपके सामने जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, संघीय न्यायाधीश, जो वहां पर जितने जो न्यायाधीश होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी जो न्यायाधीश होते हैं, सबकी नियुक्ति कौन करता है भाई, आपके सामने जो राष्ट्रपति है वो करता है। सीनेट उनकी पुष्टि करता है कि जितने भी जो न्यायाधीश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और जो सीनेट है, वहां की जो संसद है, वो उसकी पुष्टि करती है कि भाई इन लोगों की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को परिवर्तन कर सकती है। कांग्रेस क्या कर सकती है, जो न्यायालय है वो कौन कौन से मुद्दों पर अपने राय रख सकते हैं, अपना फैसला सुना सकते हैं, है ना, या नहीं सुना सकते हैं, इस पर क्या करती है, उनमें परिवर्तन कर सकती है। मतलब न्यायाधीशों को नियंत्रित कौन करती है, वहां की कांग्रेस या वहां की संसद वो नियंत्रित करती है। इस प्रकार प्रत्येक अंग दूसरे अंग की शक्ति पर अंकुश लगाता है, तो सब एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। समझ में आ गया। कार्यपालिका है वो आपके सामने क्या है, जो कांग्रेस राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला सकती है ना, और राष्ट्रपति क्या करता है, उनको नियुक्तियां भी देने काम करता है। संसद का क्या काम होता है, कांग्रेस के जो राष्ट्रपति है, जो कांग्रेस होती है भाई, कांग्रेस संसद के तो सारे काम संसद के होते हैं लगभग। संसद में राष्ट्रपति वीटो भी लगा सकता है ना। और न्यायपालिका जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसके क्षेत्र अधिकार को क्या कौन डिसाइड करता है, संसद। तो इस प्रकार के एक दूसरे के जो क्षेत्र अधिकार हैं उसको बैलेंस एंड चेक किया जाता है। निरंकुश शासन की रोकथाम। आप कोई भी एक सरकार में, एक सत्ता में कोई भी एक व्यक्ति इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वो सारी की सारी सत्ता पर काबिज हो जाए, तो निरंकुश सत्ता पर रोकथाम लगती है। लोकतंत्र उत्तरदायित्व का स्थापना। जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो उत्तरदायित्व हो, एक दूसरे पर क्या हो, उत्तरदायित्व वाली लोकतांत्रिक परंपराएं हो, ऐसी प्रकार की लोकतांत्रिक परंपराओं की क्या होती है, स्थापना होती है। इस प्रकार की लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उनकी स्थापना देखने को मिलती है। नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा। जो लोग हैं उनको स्वतंत्रताएं क्या होती है, स्वतंत्रताएं, फ्रीडम मिलती है। नागरिक होते हैं उनको फ्रीडम की रक्षा भी होती है। शासन प्रणाली की स्थिरता और संतुलन। जो शासन प्रणाली है क्या है, जो शासन प्रणाली है उसमें स्थिरता और संतुलन देखने को मिलता है। अमेरिका संविधान में शक्तियों का पृथक्करण अवरोध संतुलन का सिद्धांत लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। क्या है, अमेरिका संविधान में जो शक्तियों का जो बैलेंस एंड चेक किया जाता है, इससे क्या होता है, लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। मतलब लोकतंत्र को इसी चीज से मजबूती मिलती है। कोई भी एक अंग, चाहे कार्यपालिका, चाहे न्यायपालिका, चाहे आपके सामने न्यायपालिका हो, कोई भी एक शक्ति ज्यादा मजबूत नहीं होती है, सभी एक दूसरे को बैलेंस एंड चेक करती रहती हैं। तो यही अमेरिका संविधान में शक्तियों की पृथक्करण व अवरोध के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। ये आपके सामने प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, अमेरिका के संविधान के बारे में विस्तार से बताइए, प्रश्न ऐसे भी आता है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का, कौन सा पेपर होगा, सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चीन में साम्यवादी दल की भूमिका महत्व पर प्रकाश डालिए। किससे, चीन का जो साम्यवादी दल है उसकी क्या भूमिका है और उसका क्या महत्व है, उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। डिस्कस द रोल एंड इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया। जो इंडिया के अंदर इंडिया के नहीं, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना के ऊपर अपने को बात करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर से आता है, जरूर से कर लेना।
साथ के साथ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 30,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। आपका एक एक सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ ताकि अपने 30,000 सब्सक्राइबर वो कंप्लीट हो सके। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे जाकर अगर कोई पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, ये पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जरूर से पढ़ लेना भाई। चलिए शुरू करते हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चीन की राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार है। मतलब जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है सीसीपी, वो क्या है? चाइना है, जो चीन है उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, क्या है? जो चाइना की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका सबसे मूल आधार है। क्या है? उसकी सबसे मूल बिंदु है, उसका सबसे मूल आधार है। मतलब वहां पर एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, एक दलीय व्यवस्था है चाइना के अंदर, वही पूरी की पूरी व्यवस्था को चलाती है। 1949 में जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना के बाद ये देश की प्रमुख व प्रभावशाली राजनीतिक दल है। 1949 में आपके सामने जनवादी गणराज्य चीन बनता है। क्या बनता है? जो चीन के अंदर अलग अलग प्रकार के मूवमेंट होते हैं, उसके बाद में ये आपके सामने जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना होती है और उसके बाद में एक दलीय व्यवस्था को लागू किया जाता है। मतलब अपने भारत में तो क्या अलग अलग प्रकार की पार्टियां देखने को मिलती हैं, लोकल पार्टियां भी, हर राज्य की भी पार्टियां हैं, है ना, राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं। तो इस प्रकार से भारत में तो बहुदल पार्टियों वाला सिस्टम है, लेकिन चाइना में एक दल पार्टियों का ही सिस्टम है। समझ में आ गया? चीन एक दलीय प्रणाली, सिंगल पार्टी सिस्टम की पहचान करता है। चीन क्या करता है? सिंगल पार्टी सिस्टम के हिसाब से काम करता है। क्या काम करता है? सिंगल पार्टी सिस्टम के हिसाब से काम करता है, जहां साम्यवादी दल शासन एवं नीति निर्माण की केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। जहां पर जो साम्यवादी दल है, कौन से दल है? साम्यवादी जो दल है वो आपके सामने क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार की नीतियों के निर्माण के मुख्य भूमिका निभाते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार की नीतियों का निर्माण करते हैं, उनकी मुख्य भूमिका निभाने का काम है। साम्यवादी दल, रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सा? रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी का आपके सामने क्या योगदान है? पहला, राजनीतिक नेतृत्व, पॉलिटिकल लीडरशिप। साम्यवादी दल देश की समस्त नीतियों को निर्धारित करती है। जो साम्यवादी दल है आपके सामने, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी आपके सामने, वो क्या करती है? सारी की सारी प्रकार की जो नीतियां हैं, समस्त नीतियों को बनाने का काम करती है। अलग अलग प्रकार की जो नीतियां होती है उसको कौन बनाती है? वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो। वहां पे अपने तो विपक्ष भी है, पक्ष भी है, ऐसा काम नहीं है। वहां पर एक ही पार्टी है, वही क्या करती है? सारी की सारी नीतियों का निर्माण करती है। राज्य के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों का भी मार्गदर्शन किया जाता है। और जो राज्य होते हैं उसके सबसे जो जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, वो सब महत्वपूर्ण निर्णय भी आपके सामने राजनीतिक नेतृत्व या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लिए जाते हैं। शासन पर नियंत्रण, दल सरकार की विभिन्न संस्थाएं, विधायपालिका, कार्यपालिका और सेना पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। क्या रखता है? जो दल होता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो क्या करती है? वहां की विधायपालिका, संसद हो गई, उसको भी अपनी कंट्रोल में रखती है। कार्यपालिका, वहां पर जितने सरकारी जो नौकरशाही जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन पे भी कंट्रोल रखती है और सेना को भी कंट्रोल करने का काम करती है। क्या करती है? सेना को भी अपने नीचे कंट्रोल करती है और इन सब चीजों पर प्रभावी नियंत्रण है उसका। क्या है? सभी चीजों पर अपना कंट्रोल रखती है, सभी चीजों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण है। और उच्च पदों की नियुक्ति दल की अनुशंसा से होती है। और जितने भी जो बड़े बड़े पद होते हैं, सभी बड़े बड़े पदों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? भाई आपके सामने साम्यवादी पार्टी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? साम्यवादी पार्टी के द्वारा की जाती है। चलिए अगले वाला पॉइंट है नीतियों का निर्माण करना। क्या करना? नीति का निर्माण करना, पॉलिसी फॉर्मेशंस का। आर्थिक, सामाजिक व विदेश नीति की रूपरेखा साम्यवादी दल के ही तय करता है। क्या करता है? आर्थिक हो गई, चाहे सामाजिक हो गई, चाहे विदेश नीति होगी, कोई भी नीति है, सबकी सब रूपरेखा कौन तैयार करता है आपके सामने? भाई जो एक दल है, एक ही पार्टी है, कि जो आपका सामने जो शी जिनपिंग है, वही तय करता है सारी सारी कि हमें अपने देश को किस तरीके से चलाना है, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, हमारे समाज के विकास के लिए हमें किस प्रकार के फैसले लेने हैं, और विदेश नीति, दूसरे देशों के साथ हमें किस प्रकार से क्या रखना है, किस प्रकार से नीतियों का निर्माण कराना है। ये सब किसका काम है? साम्यवादी दल का काम है। किसका काम है? साम्यवादी दल का ही काम होता है। वही सब तय करता है कि हमें किस प्रकार के जो फैसले हैं वो लेने हैं।
पंचवर्षीय योजनाओं का विकास कार्यक्रम दल की विचारधारा पर आधारित होती है। यहाँ पे जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, कौन सी योजनाएं होती हैं? पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई जाती हैं और जो विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो दल की विचारधारा पर आधारित होते हैं। मतलब अगर जो दल है, वहां का साम्यवादी दल है, वो जो चाहेगा वही रूल और रेगुलेशन है वही लागू किए जाते हैं, वही विकास योजनाएं बनाई जाती हैं, वही आपके सामने पंचवर्षीय योजनाएं, वही देश के अंदर नीतियां लागू की जाती है जो दल की विचारधारा से संबंधित है, कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंधित रखती है। सेना पर नियंत्रण। चीन की सेना पीपुल लिबरेशन आर्मी दल के अधीन कार्य करती है। यहाँ की जो सेना है, कहाँ की जो चीन की सेना है ना, वो क्या करती है? यहाँ का जो चीन की सेना, वो यहाँ का जो दल होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो दल है, उसके अधीन काम करती है। सेना पर नियंत्रण दल की शक्ति का सेना पर नियंत्रण दल की शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्यों? सेना को वह अपने कंट्रोल में रखती है। सेना अपने कंट्रोल में नहीं है, तो कंट्रोल में तो उसका एक फायदा तो यह है कि वो तख्ता पलट नहीं हो सकता। समझ में आ गया? दूसरी बात, सेना है उससे भाई आपके सामने जो जितने लोग होते हैं सेना में, वो पूरे देश की व्यवस्था और दूसरे देश की व्यवस्था को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा काम जो पीपुल लिबरेशन आर्मी को कंट्रोल करने का जो कर रखा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सेना इनके नियंत्रण में है, इसीलिए सारे के सारे काम है ये आराम से करवा लेते हैं। अगले वाला पॉइंट है साम्यवादी दल की का महत्व। साम्यवादी दल है जो, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? किसका? जो साम्यवादी दल है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? पहला है राजनीतिक स्थिरता। एक दलीय व्यवस्था होने के कारण चीन में राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। क्या होता है? सिर्फ एक दलीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके कारण क्या होता है? चीन के अंदर जो राजनीतिक स्थिरता है वो बनी रहती है। क्या रहती है? चीन के अंदर किसी भी प्रकार का, भाई भारत में क्या है, कभी गठबंधन होगा, कभी आपके सामने चुनाव होंगे, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, विपक्ष नारेबाजी करेगा, सही से काम होता नहीं है, है ना? स्टेबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन चाइना के अंदर भाई एक दलीय व्यवस्था है, सारे फैसले एक दल को ही लेने आपके सामने। तो एक दलीय व्यवस्था होने के कारण क्या होता है? चीन के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बनी रहती है, राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता। दल देश में एकता व अखंडता बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय एकता क्या होती है? सभी के सभी जो दल होते हैं, जो सभी के सभी दल होते हैं, है ना, सभी के सभी दल, क्या दल है ये देश में एक, और इसीलिए उसको क्या है, उसको पता है कि कौन सी योजनाएं बनानी है जो अपनी देश के लिए अच्छी है। दूसरी विचारधारा पनपती नहीं है, एक विचारधारा है जिसके अनुसार काम किया जाता है। तो इसीलिए देश में क्या है? एकता और अखंडता बनी रहती है। कोई देश में कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं कर सकता है। इन सब चीजों से क्या होता है? बहुत फायदा मिलता है एक दलीय व्यवस्था होने का। आर्थिक विकास। दल के नेतृत्व में चीन की तीव्र विकास किया है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, इसके नेतृत्व में ना बहुत ज्यादा विकास कार्य हुआ है। आज पूरी की पूरी दुनिया के अंदर आपके सामने जितना भी जो रॉ मटेरियल है और जितना भी जो बिजनेस मटेरियल है, जितना पूरी दुनिया के अंदर माल सप्लाई करने का काम कौन करता है? चीन करता है। विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरा है, और इसी वजह से जो चीन है, चाइना है, वो पूरी दुनिया के रूप में, पूरी दुनिया में क्या है? एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। किस रूप में उभरा है? प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आज वो जाना जाता है। समझ में आ गया? तो एक बहुत बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में अपन चाइना को इसलिए जान पाए हैं क्योंकि इसने क्या किया? बहुत तीव्र आर्थिक विकास किया है। वैचारिक दिशा। साम्यवाद, कम्युनिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म विद द चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक की विचारधारा को प्रोत्साहित करना दल की मुख्य उद्देश्य है। क्या होता है? समाज के विकास करना, और जो इनकी पार्टी की जो विचारधारा है, कम्युनिस्ट साम्यवादी जो विचारधारा है, इस विचारधारा को आगे बढ़ाना इस दल की क्या होती है? मुख्य लक्ष्य है। प्रमुख विशेषताएं क्या भाई? दल की सर्वोच्च संस्थाएं क्या? राष्ट्रीय कांग्रेस। दल की सर्वोच्च संस्था क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो आपके सामने इसकी प्रमुख संस्था होती है। केंद्रीय समिति व पोलित ब्यूरो के माध्यम से निर्णय को निर्माण करना। क्या करना? ये इनकी एक केंद्रीय समिति बनाकर रखते हैं। केंद्रीय समिति क्या होती है? जैसे अब बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, इनकी एक कमेटी होती है ना? और वो कमेटी क्या करती है भाई? जो इलेक्शन कमेटी बोल सकते हो, है ना, आईटी सेल बोल, इस प्रकार की कमेटी होती है जो क्या करती है? अलग अलग प्रकार के निर्णयों का निर्माण करती है। राज्य की सभी प्रमुख संस्थाओं पर प्रभाव। राज्य के अंदर जितनी भी जो संस्थाएं होती हैं, है ना, जैसे सेना हो गई, कार्यपालिका हो गई, संस्था होगी,
है ना, संसद होगी, सब पे किसका कंट्रोल होता है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। एक दल है, उसी का सब पे कंट्रोल रहता है। चीन में साम्यवादी दल केवल एक राजनीतिक दल नहीं है। चीन में जो साम्यवादी दल है ना, वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि पूरी शासन व्यवस्था का केंद्र है। क्या है? पूरी की पूरी जो शासन व्यवस्था चलती है उसका एक केंद्र है, उसका मुख्य बिंदु है। ये अलग अलग प्रकार की नीतियों का निर्माण करती है। प्रशासन, सेना व आर्थिक विकास सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है? अलग अलग प्रकार की नीतियों का निर्माण करती है, सेना को अपने कंट्रोल में रखती है, अलग अलग प्रकार के आर्थिक विकास कार्य करने हो, और सभी जितने भी जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो, क्या कर रहे हो, जितने महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो, सबके सब महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम किसका है? सरकार का। इसकी नेतृत्व क्षमता, संगठन संरचना चीन की राजनीतिक स्थिरता और विकास के आधारशिला मानी जाती है। क्या होती है? इसकी जो नेतृत्व करने की क्षमता है, इसके जो नेतृत्व करने की क्षमता है, और संगठनात्मक जो संरचना है, वो क्या करती है? चीन की राजनीतिक स्थिरता प्रदान करती है। क्या करती है? चीन को राजनीतिक स्थिरता प्रदान करती है और विकास कार्यों को आधारशिला प्रदान करने का काम करती है। तो ये जो आपके सामने प्रश्न होने वाला है, चीन के साम्यवादी दल की भूमिका पर क्या भूमिका है और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का, कौन सा पेपर होगा? सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का जो पेपर होगा, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। उससे संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। क्या बताना है कि फ्रांस का जो राष्ट्रपति होता है उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती है और उसकी क्या भूमिका होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को अपन देखेंगे। डिस्कस द पावर एंड द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। 30,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब हैं। आप सभी को बच्चों का सब्सक्राइबर भाई, एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक एक बच्चा जो भाई चाहे टेलीग्राम पे मुझसे सवाल पूछता है, चाहे कमेंट बॉक्स में, सबका रिप्लाई मैं लगभग करता हूं आपके सामने। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन। इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जरूर से आप क्या कर लेना, खरीद लेना भाई। और ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये फ्री में टेलीग्राम पर उपलब्ध है। कहां पर उपलब्ध है? फ्री में टेलीग्राम पर उपलब्ध है, तो जरूर से जाकर वहां से भी पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के जो पंचम गणतंत्र, फिफ्थ रिपब्लिक में अत्यधिक शक्तिशाली पद है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस मतलब फ्रांस का जो राष्ट्रपति है, वो यहाँ के जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली पदों में से एक है। 1998 के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास व्यापक कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई है। क्या क्या गया है? 1998 के संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है उसके पास बहुत सी क्या है, शक्तियां उसको दी गई हैं। फ्रांस की शासन प्रणाली अर्ध राष्ट्रपति सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम पे आधारित है, जिसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की भूमिका विशेषकर होती है। भाई चाहे अपन इंग्लैंड देखें, यूके देखें, वहां पर राजा होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है, और प्रधानमंत्री होता है। तो वहां पर क्या होता है, आपके सामने राजा का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, प्रधानमंत्री सारे फैसले लेता है। भारत में भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राष्ट्रपति नाममात्र का शक्तिशाली पद होता है, प्रधानमंत्री ज्यादा शक्तिशाली होता है। अमेरिका में ऐसे है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ज्यादा शक्तिशाली होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर राष्ट्रपति भी शक्तिशाली है और प्रधानमंत्री भी शक्तिशाली है, दोनों के पास लगभग बराबर शक्तियां होती हैं। समझ में आ गया? चलिए, राष्ट्रपति, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यहां का जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास क्या क्या पावर होती है भाई? पहली शक्ति है कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्तियां करता है। क्या करता है? आपके सामने जो राष्ट्रपति होता है वो यहाँ की जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्तियां करने का काम करता है। क्या करता है? यहाँ का जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति करता है, उसके परामर्श से मंत्री परिषद व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की क्या होता है भाई? एक तो प्रधानमंत्री को नियुक्ति देगा, दूसरा इसके परामर्श पर वहां की जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में जितने लोग हैं, अन्य सदस्य हैं, उन सबकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री से त्यागपत्र भी मांग सकता है। अगर प्रधानमंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उससे यह भी मांग सकता है कि भाई आजा, रिटायरमेंट दे दिया, बड़ा दिनों का। समझ में आ गया? रिटायरमेंट भी मांग सकता है, उससे त्याग पत्र, उससे जो रिजाइन लेटर भी मांग सकता है।
विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना। जो संसद होती है आपके सामने, उससे अलग अलग प्रकार के जो विधेयक पारित होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो विधेयक पारित होते हैं। समझ में आ गया? उन सबको पारित करने का, उन सब विधेयकों पर हस्ताक्षर करने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। खैर भारत के भाई राष्ट्रपति भी यही करता है। लोकसभा राज्यसभा से अगर कोई विधेयक पारित हो रहा है तो अंतिम हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। यही काम कौन करता है? फ्रांस का राष्ट्रपति भी करता है। ये सब चीजें आप पढ़ लिया करो ताकि आपके लिए इजी हो जाए। भारत के राष्ट्रपति से अगर कंपेयर कर लोगे ना तो चीजें इजी हो जाएंगी। और लगभग के राष्ट्रपतियों के पास वही शक्तियां जो भारत के राष्ट्रपति के पास है। आवश्यकता होने पर विधेयक को पुनः विचार हेतु संसद में भेज सकता है। यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति के पास भी है कि अगर उसको नहीं पसंद आया कि भाई इस विधेयक में आप कुछ है ना कमी बेसी रह गई, आप इसको थोड़ा इंप्रूव कर लो, तो क्या कर सकता है? संसद के पास पुनः विचार करने के लिए भेज सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास भी शक्ति है, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास भी यह शक्ति होती है। जनमत संग्रह, रेफरेंडम कराने की शक्ति क्या होता है? अगर उसे लगे कि कोई ऐसा फैसला है जिसके लिए क्या है, जनता का मत लेना जरूरी है, जनता की विचारधारा, जनता की बात सुनना जरूरी है, तो वो रेफरेंडम करवा सकता है। क्या करवा सकता है? रेफरेंडम करवा सकता है। जनता जनमत संग्रह है वो करवा सकता है। राष्ट्रीय विधानसभा को भंग करने के, डिसॉल्व करने की शक्ति होती है। क्या होती है? जो राष्ट्रीय विधानसभा होती है उसको भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? उसको डिसॉल्व कर सकता है। उसकी शक्ति भी उसके पास होती है। अगर जो राष्ट्रीय विधानसभा मतलब संसद, अगर संसद प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रही है तो उसको डिसॉल्व भी कर सकता है। ये हमारे राष्ट्रपति के पास भी शक्ति है, लेकिन बहुमत में नहीं। ऐसे नहीं कि उसके मन में आ गया तो कर देगा, नहीं। बहुमत जो पार्टी जो आपके सामने सत्ताधारी पार्टी है, वो अगर वो बहुमत में नहीं है तो उसको डिसॉल्व कर सकता है। या मंत्री परिषद कह दे कि भाई हमारा राष्ट्रपति तो काम कर नहीं है ना, वो सब त्याग पत्र दे दे तो भी डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये शक्तियां आपके सामने फ्रांस के राष्ट्रपति के पास भी होती है। वो अपनी राष्ट्रीय विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? वहां की जो राष्ट्रीय विधानसभा होती है उसको भंग करने की शक्तियां किसके पास होती हैं? इन राष्ट्रपति के पास होती हैं। सैन्य या विदेश नीतियों से संबंधित शक्तियां, राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च लीडर होता है। क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है वहां की जो जितनी भी सेनाएं होती हैं, जितनी भी जो सेना है उनका सबसे बड़ा लीडर है। क्या है? उनका सबसे बड़े लीडर के रूप में काम करता है। क्या काम करता है? उनका जो जितने भी जो सबसे बड़े जो लीडर होते हैं उसके रूप में उसका काम होता है। वो विदेश नीतियों को संचालित करता है तथा राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करता है। और क्या करता है? वहां पे अलग अलग प्रकार की जो विदेश नीतियां होती हैं उनको चलाने का काम करता है। तथा जो अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं, क्या होती हैं? जो अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं उस पर भी उसके हस्ताक्षर होते हैं। क्या होते हैं? उसके भी उस पर हस्ताक्षर होते हैं। तो जैसा भारत का राष्ट्रपति है वो भी सारी सेना, चाहे थल सेना, जल सेना, नौसेना, सभी सेनाओं का कमांडर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करता है। विदेश नीति का भी संचालन करता है ना, और राष्ट्रीय संधियों पर भी। भारत देश के कोई भी देश के साथ संधि होगी ना तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। चाहे प्रधानमंत्री करके है संधि, चाहे उपराष्ट्रपति करके है, चाहे और कोई विदेश मंत्री करके, कोई भी संधि करके है, लेकिन होगी राष्ट्रपति के नाम पर ही। ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। साथ के साथ विदेश नीति किस प्रकार से चलनी चाहिए इसके बारे में भी फ्रांस का राष्ट्रपति है वो क्या करता है? चलाता है। आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां भी इसके पास है भाई। जो फ्रांस का राष्ट्रपति होता है उसके पास इमरजेंसी पावर भी होती है। संविधान में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत संकट की स्थिति में राष्ट्रपति विशेष आपात शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद नंबर 16 में क्या दे रखा है? अगर कोई आपातकालीन संकट स्थितियां आती है, मतलब मुश्किल स्थितियों में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपके सामने जो आपातकालीन इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग कर सकता है। समझ में आ गया? जैसे भारत का राष्ट्रपति भी कर सकता है इमरजेंसी लगा सकता है ना। तो ऐसे संकट की स्थितियां आ गई अगर फ्रांस में, कोई भी मतलब दंगे हो गए, युद्ध की स्थिति हो गई है ना, कोई इमरजेंसी आ गई, तो इन सब जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग कर सकता है वहां का राष्ट्रपति। चलिए, राष्ट्रपति की भूमिका, रोल ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी जो प्रेसिडेंट होता है वहां का उसके पास क्या क्या रोल होता है? पहला रोल होता है राष्ट्र का संरक्षक। किसके रूप में? राष्ट्र के संरक्षक के रूप में।
राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करता है तथा शासन की निरंतरता सुनिश्चित करता है। राष्ट्रपति का काम क्या होता है? संविधान है, जो आपका जो संविधान है उसकी रक्षा करना। क्या करना? आपका जो संविधान है उसकी रक्षा करना, और शासन है वो निरंतर चलता रहे। कोई भी जो शासन है वो निरंतर चलता रहे, ये सब सुनिश्चित करने का काम भी किसका? आपके सामने भाई राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति का काम क्या होता है? जो संविधान है उसकी रक्षा करना, और जो शासन है वो लगातार सही ढंग से चलता रहे, इसको सुनिश्चित करने का काम भी इसी का है। राजनीतिक मध्यस्थता करना। जब संसद और सरकार के बीच में मतभेद उत्पन्न होते हैं तो राष्ट्रपति मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। क्या करता है? बीच की भूमिका निभाएगा। जब संसद और सरकार के बीच में अगर किसी भी प्रकार का मतभेद हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा अगर उनके बीच में हो गया, तो राष्ट्रपति क्या करेगा भाई? उनके बीच में मध्यस्थ का काम करेगा। सरकार है और संसद है, लड़ाई झगड़ा तो क्या होगा? कोई बिल आ गया और बिल के बीच में अगर क्या हो गया, जो राष्ट्रपति है, संसद है, वो बिल में आपस में टकराव आ गई, विपक्ष नहीं मान रहा है ना, सरकार के उस विधेयक को पारित करने पर, तो राष्ट्रपति दोनों को बिठाकर आपके सामने क्या कर सकता है? सुलह करवाकर इस प्रकार के बिल को पारित करवा सकता है। अगर कोई कमी है, कोई उसमें सुधार की जरूरत है, तो वो सब पहल भी राष्ट्रपति कर सकता है। अगले वाला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व। राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? जो राष्ट्रपति होता है ना, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे फ्रांस का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो फ्रांस है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। उसका काम यही है कि फ्रांस को रिप्रेजेंट करे, वैश्विक मंचों पर देश की नीतियों को प्रस्तुत करता है। और क्या करता है? जो अलग अलग प्रकार के जो मंच होते हैं, वैश्विक मंचों पर देश की नीतियां प्रस्तुत करता है, और अलग अलग प्रकार के जो वैश्विक मंच होते हैं, पूरी दुनिया के मंच होते हैं, उस पर अपनी नीतियों को लागू करने का काम करता है। सह अस्तित्व है, कोएबिटेंस की स्थिति। यदि राष्ट्रपति व संसद में बहुमत अलग अलग दलों का हो, मतलब राष्ट्रपति कोई और दल का है और संसद में दल है वो और कोई है, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में शक्तियों का संतुलन बहुत विशेष महत्व रखता है। कि राष्ट्रपति क्यों? राष्ट्रपति और कोई दल का हो गया और प्रधानमंत्री वो और कोई दल का हो गया। भाई भारत में तो कोई दल का नहीं होता राष्ट्रपति, समझ में आ गया? निष्पक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर दल वाइज सिस्टम होता है। लेकिन अगर अलग अलग दल के हैं तो दोनों को भाई, दोनों की शक्तियां बराबर है, तो दोनों में लड़ाई ना हो जाए। भाई एक घर में दो आदमी बराबर शक्ति रखना हुआ तो लड़ाई कर ली है ना। तो इसी तरीके से लड़ाई नहीं हो तो दोनों को क्या करना पड़ता है भाई? अपनी अपनी जो क्षेत्र अधिकार होते हैं उसको ध्यान में रखकर सुलह कराकर एक दूसरे से समन्वय बनाकर चलने की जरूरी होता है। विशेषताएं। अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली का विषय प्रमुख तत्व है। पूरी दुनिया के अंदर अर्ध राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं, तो राष्ट्रपति पद का भी महत्व है और प्रधानमंत्री पद का भी महत्व, दोनों के दोनों प्रमुख तत्व के रूप में काम करता है। प्रधानमंत्री की तुलना अधिक प्रभावशाली स्थिति, विशेषकर जब दोनों एक ही दल में हो तब आपके सामने अधिक प्रभावशाली होता है। मतलब राष्ट्रपति से ज्यादा प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है अगर दोनों एक ही दल के हो। राष्ट्रीय संकट पर सबसे निर्णायक फैसले कौन लेता है? राष्ट्रपति। हाँ, ये बात जरूरी है, जब इमरजेंसी आ जाए देश पर तो उस पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्रपति बन जाता है, सारे फैसले फिर वही लेता है। फ्रांस में राष्ट्रपति का पद पंचम गणतंत्र की राजनीति का प्रमुख केंद्र है। क्या है? फ्रांस के अंदर जो राष्ट्रपति का पद है वो पंचम गणतंत्र, मतलब उनकी जो राजनीति है उसके सबसे प्रमुख केंद्रों बिंदु में से एक है, सबसे प्रमुख बिंदुओं में से एक है। उसमें व्यापक कार्यकारी, विधायिका, आपातकालीन शक्तियां मौजूद है। क्या है? अलग अलग प्रकार की व्यापक जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो है ना, विधायिक शक्तियां, सबकी सब शक्तियां देखने को मिलती हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? राष्ट्रपति पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक रूप से चीजें स्थिर रहे और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व होता है। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय जो नेतृत्व होता है उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? उसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार फ्रांस के शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के स्थान अत्यधिक प्रभावशाली व निर्णायक है। तो इस प्रकार जो फ्रांस का जो शासन व्यवस्था है उसमें जो राष्ट्रपति का स्थान है वो कैसा है? बहुत ही ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण स्थान है। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का, कौन सा पेपर होगा? सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं।
अगला प्रश्न है, नेपाल के नवीन संविधान 2015 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेपाल 2015 का जो नेपाल का जो संविधान है उसके क्या प्रमुख बिंदु हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास। इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 30,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। करो भाई सभी बच्चे सब्सक्राइब, ताकि अपना जो सब्सक्राइबर रेट है वो बढ़े और अपन 30,000 सब्सक्राइबर के करीब आए। आपका भी फायदा है, आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आगे कंपटीशन के लिए भी पढ़ाने वाला हूं, उसके भी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और एग्जाम से पहले भी आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेपाल 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। मतलब जो नेपाल का जो संविधान है वो कब लागू होता है? 20 सितंबर 2015 को लागू होता है। ये नेपाल का 7वां संविधान है। क्या है? जो नेपाल होता है ना उसका 7वां संविधान है। मतलब अभी तक नेपाल 7 संविधान बना चुका है। अक्सर अपन कहते हैं ना भारत के लिए कि भारत भाई, भारत के संविधान में क्या है, ऐसे है भारत, अरे इतना बड़ा देश है, इतनी भाषाएं हैं, इतनी विविधताएं, फिर भी हमारा संविधान आज टिका हुआ है। सारी चीजें कानूनी प्रक्रियाओं के हिसाब से चलती हैं। लोग आए लोग चले गए, पार्टियां आई पार्टियां चली गई, है ना, लेकिन ये संविधान पहले भी था और आज भी था। तो हमारे संविधान की यही खूबसूरती है, देख लो। और ये देश का एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य रूप में स्थापित करता है। अब ये जो नया संविधान बनाया गया है 2015 के अंदर, ये क्या करता है? देश को एक लोकतांत्रिक परंपरागत रूप से बनाने का काम करता है और एक गणराज्य, समझ में आ गया, जहां पर आपके सामने लोकतांत्रिक रूप से देश हो, उसको स्थापित करता है। इस संविधान में राजतंत्र को समाप्त करके एक स्थायी लोकतांत्रिक व्यवस्था। पहले के संविधान के अंदर प्रमुख बिंदु क्या थे? पहले का जो संविधान था उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलता था? पहले के संविधान में हमें कहीं ना कहीं राजतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती थी। कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती थी? राजतंत्र से संबंधित व्यवस्था देखने को मिलती थी। संघीय लोकतंत्र गणराज्य, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। देश में 7 प्रांत प्रोविंसेस विभाजित किया गया। मतलब देश को 7 अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो प्रोविंस है उसमें उसको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। संघीय, प्रांतीय व स्थानीय स्तर की शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। और क्या की गई है? वहां पे संघीय स्तर की, प्रांत और स्थानीय स्तर पे जो शासन व्यवस्था है उसको स्थापित करने का काम किया गया है। समझ में आ गया? तो एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही महत्वपूर्ण संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कैसी है? संघ के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है, जहां पर संघ क्या होता है? जहां पर केंद्रीय शासन व्यवस्था भी हो, राज्य भी हो और स्थानीय स्तर पे भी हो। जैसे भारत में क्या है? केंद्र सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी होती है और पंचायती राज के भी चुनाव होते हैं ना, नगर पालिका के भी होते हैं, पंचायती राज के भी होते हैं। तो इसी प्रकार से आपके सामने संघीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर की जो शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, इसी को क्या कहा जाता है? संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम से उसको जाना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेपाल में संसदीय प्रणाली को अपनाया। नेपाल ने क्या किया? वहां की जो संसद प्रणाली है, क्या है? वहां की जो संसद प्रणाली है उसको अपनाया गया। राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है ना वह नेपाल का सबसे बड़ा संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? वही सबसे बड़ा वहां का संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करता है। समझ में आ गया? संविधान का सबसे बड़ा पद होता है और वही आपके सामने क्या है? संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम भी करता है। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और जो प्रधानमंत्री होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, वो वास्तविक प्रमुख के रूप में काम करता है। मतलब सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है भाई? प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। क्या होती है? प्रधानमंत्री के पास लगभग आपके सामने वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। मंत्री परिषद और संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। जो मंत्री परिषद होती है ना वहां की, कौन? जो मंत्री परिषद होती है वो वहां के आपके सामने किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? सरकार के प्रति या संसद के प्रति। वहां की जो संसद होती है उसके प्रति आपके सामने जो मंत्री परिषद है, वहां के आपके सामने जो राष्ट्र प्रधानमंत्री के आपके सामने जो मंत्री परिषद है वो उसके प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व रहते हैं। वही उसके सबसे प्रमुख उसको साथ देने वाले होते हैं। जैसे भारत में क्या प्रधानमंत्री होता है और फिर उसकी मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद का काम क्या है? जो प्रधानमंत्री उसकी सहायता करना,
कोई भी काम है उसमें उसकी सहायता करना मंत्रिपरिषद का प्रमुख काम होता है। अगले वाला पॉइंट है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। संविधान में नागरिकों को व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। क्या किए गए हैं? संविधान होता है उसमें नागरिकों को सारे के सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, है ना। जैसे भारत में मौलिक अधिकार दिए गए स्वतंत्रता का, समानता का, धर्म का, है ना, और आपके सामने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, हर प्रकार के आपके सामने क्या है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। तो वो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। पहला है, कौन कौन से मौलिक अधिकार है नेपाल के संविधान में? समानता का अधिकार, हर व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का समानता का अधिकार दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति है वो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार, किसका? जो शिक्षा होती है और जो स्वास्थ्य होता है उसका आपके सामने अधिकार, और सामाजिक न्याय का अधिकार कि सभी लोगों को क्या सामाजिक रूप से न्याय मिल सके, इसका अधिकार भी देखने को मिलता है। तो अलग अलग प्रकार के जो मौलिक अधिकार होते हैं, चाहे समानता का अधिकार, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, चाहे शिक्षा व स्वास्थ्य का अधिकार, चाहे सामाजिक न्याय का अधिकार, ये सब के सब अधिकार देखने को मिलते हैं। अगले वाला पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। कैसा? सेकुलर स्टेट। कैसा स्टेट भाई? सेकुलर स्टेट की बात करें आपके सामने, धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसकी। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। नेपाल को क्या घोषित किया गया? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऐसा राज्य जिसपे कोई धर्म मतलब प्रमुखता से नहीं होगा। जैसे कोई इस्लामिक राज्य होते हैं, कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कोई आपके सामने बौद्ध राष्ट्र की बात करता है, ऐसा नहीं। धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा राष्ट्र होता है जिसमें सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया जाता है। बहुसंख्यकों को भी उतना ही अधिकार होते हैं, फैसले लेने के, नीतियों का निर्माण किया जाता है। तो बहुसंख्यकों की जितनी ध्यान रखा जाता है नीतियों को निर्माण करते वक्त, उतना ही अल्पसंख्यकों को भी तवज्जो दी जाती है। तो यही है, कोई भी एक राष्ट्र, कोई भी एक आपके सामने धर्म को तवज्जो नहीं दी गई। नेपाल के संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। और वैसे नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। एक बड़ी आप देख सकते हो, सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता दी गई है। और क्या किया गया है? जितने भी जो धर्म होते हैं उन सबको क्या है? समान रूप से स्वतंत्रता दी जाती है। शक्तियों का विभाजन और सेपरेशन ऑफ पावर होना। संविधान में विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच में स्पष्ट शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? संविधान में विधायपालिका हो गई, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसे विधायपालिका मतलब संसद, कार्यपालिका मतलब जो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है नौकरशाही वो, और न्यायपालिका, सबके बीच में स्पष्ट शक्तियों का विभाजन है। सबको पता है कि भाई आपको कौन कौन से काम करने हैं। सबकी फिक्स अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी शक्तियां बनाई गई है। सबको अपनी शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है और उसी को अनुसार उन्हें काम करना पड़ता है। तो यही है, संसद में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों को स्पष्ट रूप से आवंटित किया गया है। सबके पास अपने काम करने का अधिकार है। संघीय संसद कानून बनाती है। संसद का काम क्या भाई? आपके सामने वो अलग अलग प्रकार के जितने भी जो कानून होंगे उन सबको कानून बनाने का काम कौन करती है? संसद। समझ में आ गया? कानून कौन बनाएगी? नेपाल के संविधान में संसद बनाएगी। मंत्री परिषद प्रशासन चलाएगी। जो प्रधानमंत्री की सहायता हेतु जो मंत्री परिषद बनाई जाती है वो क्या करेगी? वहां का जितना भी जो प्रशासन होगा उसको चलाने का काम करेगी। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करती है, और जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वो क्या करेगी? संविधान को व्याख्या करने की बात करेगी, है ना। कोई भी टकराव होगा संघीय प्रणालियों में, है ना, संविधान के कोई नया संसद में नया कोई कानून पारित होगा, उसको व्याख्या करने का काम न्यायपालिका का होगा। समावेशी प्रतिनिधित्व, इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन। संविधान में महिला, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। हर वर्ग को आपके सामने कुछ ना कुछ क्या दिया गया है? वहां पर संसद में चुन के आए। जैसे अपने SC ST को सीट दी जाती है ना स्पेशल, उसी प्रकार से चाहे महिला हो गई, चाहे दलित हो गए, चाहे आदिवासी हो गए, चाहे पिछड़े वर्ग हो गए, सब के सब लोग संसद में उनका प्रतिनिधित्व है वो चुनकर आए। उनके लोग वहां पर चुनकर आए। इसकी वास्तविकता में व्यवस्था की गई है। सभी के लोगों के लिए व्यवस्था हुई है। संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे स्वतंत्र संवैधानिक निकाय स्थापित किए गए। क्या किए गए? लोक सेवा आयोग हो गया, चाहे निर्वाचन आयोग हो गया, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, सबके सब आयोगों को क्या किया गया? एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में। भाई जैसे लोक सेवा आयोग है,
यूपीएससी होता है, इस प्रकार के निर्वाचन आयोग है ना, इन सबको इंडिपेंडेंट किया गया है कि आपको अपने फैसले लेने का अधिकार है इंडिपेंडेंटली। नेपाल का संविधान 2015 का एक आधुनिक लोकतांत्रिक समावेशी संविधान है। आज के समय की जरूरत के हिसाब से भाई एक संविधान बनाया गया है जिसमें सभी लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्यान में रखकर इसमें देश के संघीय ढांचा कि देश में राज्य सरकार, लोक सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार सब कुछ मिलकर अच्छे से काम करें। संसदीय प्रणाली और मौलिक अधिकार व सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम किया, मतलब सारी की सारी चीजें इसमें जोड़ी गई हैं। तो नेपाल का जो नवीन संविधान 2015 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।